प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं बीए फाइनल के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूं। अपने पूर्व वीडियो में मैं आपके साथ जो बीए फाइनल का सेकंड पेपर है इतिहास विषय का, उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहा था। तो उसी वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो आपका पाठ्यक्रम है, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सेकंड पेपर का, उसमें जो आपका छठा टॉपिक है वह फ्रांस की क्रांति। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम आज के जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ज़रूरत है, प्रासंगिकता है, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, वो इस फ्रांस की क्रांति की ही देन है। जो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और इसी विचारधारा के आधार पर आज हम जब 21वीं सदी की बात करते हैं, वैश्वीकरण की, वसुधैव कुटुंब की, लोकतंत्र की, मानवता की, समाजवाद की, तो हमारे लिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किसकी देन है, ये किस परिस्थितियों की देन है, किस विचारों की देन है। तो ये 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है, वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी समय माना जाता है और उनकी महत्वपूर्ण देन है। तो यह आपका छठा टॉपिक है। इसके अलावा जो सातवां जो टॉपिक है आपका, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। आपको विदित तो होगा, आप आगे पढ़ेंगे, हम जब आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, तो इस फ्रांस की क्रांति की ही देन है नेपोलियन बोनापार्ट। जो विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती गई, उसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन फ्रांस के सम्राट के रूप में अधिस्थापित हुए, और उन्होंने जो साम्राज्यवाद की बात करते हैं, उसको साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों की बात करते हैं, एक देश की महत्वाकांक्षाओं, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं की बात करते हैं, तो वो हम एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट नज़र आते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियां, नेपोलियन का निर्वासन, नेपोलियन की मृत्यु, ये आपका सातवां टॉपिक है। और आपका आठवां टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, आप जानते हैं कि जब हम उत्पादन की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं, कच्चे माल की बात करते हैं, उत्पादित माल की बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं, तो हमें 17वीं सदी में यूरोप में जो हम हाथों से सीमित मात्रा में माल उत्पादित करते थे, बिना मशीनों के, बिना शक्ति के, तो उन परिस्थितियों में जो बदलाव आया, अब बड़ी बड़ी मशीनों से जल्दी जल्दी कच्चे माल को पक्के माल के रूप में उत्पादित किया जाने लगा, तेज़ी से किया जाने लगा। तो वो बड़े छोटे उद्योगों की जगह बड़े उद्योग, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ स्थापित हुई। तो औद्योगिक क्रांति, जिसने विश्व के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे ढांचे को प्रभावित किया,
तो औद्योगिक क्रांति आपके टॉपिक में है, और सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। इसके अलावा 9वां जो टॉपिक है आपका वह है इटली का एकीकरण। जैसे आप जानते हैं इटली विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित एक देश था, यूरोपियन देश, और जिसमें गैरिबाल्डी ने, मुसोलिनी ने, इनके जो नेता थे उन्होंने इटली को किस तरह से एकीकरण किया, वो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10वां जो टॉपिक है आपका वह है जर्मनी का एकीकरण। जैसे आप देखते हैं कि इटली की तरह जर्मनी भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, और बिस्मार्क ने और वहाँ के और अन्य देशभक्तों ने, समाज सुधारकों ने, राजनीतिक सुधारकों ने जर्मनी का एकीकरण किया। वो आपका 10वां टॉपिक है। 11वां जो टॉपिक है पूर्वी समस्या। 12वां आपका टॉपिक है एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। यानी जब हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की बात करते हैं, तो कई शासकों ने, कई देशों ने अपनी इन्हीं साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को पूरा करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर सैनिक कार्रवाइयाँ करके अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें एशिया और अफ्रीका उनके लिए एक सुगम स्थल बने, और यहाँ उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए। 13वां पर टॉपिक है चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद। यानी जैसे एशिया अफ्रीका में यूरोपियन शक्तियों ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने साम्राज्यवादी सैनिक गतिविधियों को अंजाम दिया, उसी तरीके से हम देखते हैं कि चीन में भी इन यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और उन्होंने वहाँ अपने उपनिवेश राजनीतिक फायदे के लिए उपनिवेश राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। 14वां जो टॉपिक है आपका वह जापान का आधुनिकीकरण। यानी सम्राट मुत्सुहितो के प्रयासों से मेजिनी नृस्थापना, इनके प्रयासों से जापान में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ, वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। तो जापान का आधुनिकीकरण भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, 14वें नंबर पे आता है। 15वें नंबर पे आपका जो टॉपिक आता है वह प्रथम विश्व युद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद जब अति की तरफ जाता है, यानी एक राष्ट्र अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और दूसरे राष्ट्र के जो संप्रभु स्वायत्त उनके अधिकार हैं, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके कानून, उनका भौगोलिक क्षेत्र, जब उनका अतिक्रमण करने लगता है, अपने देश को सर्वोपरि मानकर दूसरों की भावनाओं की, दूसरे देशों की अवहेलना करने लगता है, जब ये अति की तरफ जाता है, तो वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साम्राज्यवाद अपनी सीमाओं से परे जाकर किसी नवीन भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा या अधिकार करने का अनधिकृत प्रयास साम्राज्यवाद की श्रेणी में आता है, उसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो ऐसा ही प्रयास आपने पहले के टॉपिकों में देखा, जैसे एशिया में साम्राज्यवाद, अफ्रीका में साम्राज्यवाद, चीन में यूरोपियन साम्राज्यवाद। और जब साम्राज्यवादी गतिविधियां विध्वंसक होती हैं, अतिवादी सैनिक कार्रवाई की गई, तो आपको पता ही है कि इस अति राष्ट्रवादी
सैनिकवादी, सशस्त्रवादी सैनिक गतिविधियों जन्य जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई 20वीं सदी के द्वितीय दशक में, यानी 1914 में, तो इसने सैनिक कार्रवाइयों ने, साम्राज्यवादी विचारों ने विश्व को एक युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध इसी की देन है, जो आप जानते हैं 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक ये चलता रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध कारण परिणाम ये आपके सिलेबस में है। 16वां जो टॉपिक है, पेरिस की शांति व्यवस्था और वर्साई की संधि, यानी विश्व युद्ध के बाद जो पेरिस शांति समझौता हुआ, वर्साई की संधि हुई, उनके क्या परिणाम हुए, क्या संधियाँ थी, क्या शर्तें थे, क्या समझौते थे, क्या अलायंस बने, वो आपके सिलेबस में है। 17वां जो टॉपिक आपका वो है राष्ट्र संघ, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो गतिविधियाँ हुई, विध्वंसक गतिविधियाँ हुई, मानवता का जो नरसंहार किया गया, उसके परिणाम स्वरूप शांति समझौते विभिन्न देशों में सामंजस्य समन्वय स्थापित करने के लिए, उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। वो आपके सिलेबस में है 1920 का। 19वां आपका जो सिलेबस है में जो टॉपिक है वो है सन यात सेन और चीन की 1911 की क्रांति। इसके अलावा जर्मनी में नाजीवाद है, जो जर्मनी को जो कठोर संधि करनी पड़ी, वर्साई की संधि, उसके उत्पन्न जन्य जो परिस्थितियां थी जर्मनी में नाजीवाद हिटलर के नेतृत्व में, वो आपका 20वां टॉपिक है। 21वां टॉपिक है इटली में फासीवाद, जो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली के साथ जो समझौते किए गए, मुसोलिनी ने उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर फासीवाद शासन की स्थापना की, वो आपके टॉपिक में है भी 21वां। 22वां आपका टॉपिक है 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी। 23वां जो टॉपिक आपके वो है द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि नाजीवाद, फासीवाद, अतिराष्ट्रवाद, सैनिकवाद जन्य जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उसी के परिणाम स्वरूप 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 1945 तक चलता रहा। तो ये आपके सिलेबस में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उसी शांति समझौते, वैश्विक सम्मेलन, वैश्विक मंच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो एक नया संगठन बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो आज भी वर्तमान में अस्तित्व में है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ आपका 24वां टॉपिक है। और 25वां जो टॉपिक है वो आपका बीए फाइनल द्वितीय पेपर का वो अंतिम टॉपिक है, वो है तुर्की का आधुनिक राष्ट्र के रूप में जन्म, यानी तुर्की ने जो कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिक युग में प्रवेश किया, आधुनिकीकरण हुआ, वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी में जो उसका उदय हुआ, वो आपका अंतिम पाठ्यक्रम का पॉइंट है इस बीए फाइनल का जो द्वितीय पेपर है उसका। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में आपका बीए पार्ट तृतीय वर्ष का इतिहास विषय का जो द्वितीय पेपर है, सेकंड पेपर है, उसका सिलेबस मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।